हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस मुन्ना है और मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बोला था कि इसका पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक पार्ट 2 में आएगा। जीडी का 20 फरवरी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ था, उसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 20 जीके जीएस का इसमें हम करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो था 10 उसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बोल रहा है कि बैडमिंटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो बैडमिंटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ऑप्शन करके नहीं बल्कि ए और बी करके दिया है। तो खेल के शुरुआत में जब स्कोर बराबर होते हैं तब सर्वर सर्विस कोर्ट के बाएं से सर्व करता है, पहला टर्म। दूसरा टर्म बैडमिंटन के लिए दिया है कि सर्वर और रिसीवर हमेशा सर्विस कोर्ट के सामने लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। इसमें है ऑप्शन में कि ओनली बी, ओनली ए, बोथ ए और बी, और ना ए और ना बी। यानी कि सवाल है कि बैडमिंटन में से कौन सा दोनों में से फैक्ट सही है कि जब खेल का शुरुआत होता है और स्कोर बराबर हो जाता है तो बाएं तरफ से सर्वर सर्व करता है। हाँ, ए में दिया है। और बी फैक्ट में दिया है कि सर्वर और रिसीवर हमेशा सर्विस कोर्ट के सामने लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए बैडमिंटन में क्या खास बात होता है वो बताते हैं। बैडमिंटन में जब खेल का शुरुआत होता है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि दोनों का पॉइंट्स सेम हो गए हों, दोनों का स्कोर सेम हो गए हों, तो जो सर्व होता है वो सर्वर हमेशा बाएं तरफ से नहीं दाएं तरफ से करता है, यानी कि राइट साइड से करता है सर्वर। यानी कि सर्वर हमेशा दाएं तरफ से क्या करता है, सर्व करता है। और दूसरा चीज कि सर्वर और रिसीवर हमेशा सर्विस कोर्ट के सामने तो खड़े होते हैं, लेकिन ये जो वो होते हैं वो डायगोनली होते हैं। यानी कि अगर ये सर्वर है तो इसका रिसीवर यहाँ पर होगा, और अगर ये सर्वर है तो इसका रिसीवर यहाँ पे होगा। तो इसमें बैडमिंटन से रिलेटेड जो दोनों फैक्ट दिए हुए हैं, दोनों का दोनों फैक्ट क्या है, यहाँ पर गलत है। यानी कि ना ही ए और ना ही बी, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो किसी देश का सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करना, संकलन करना और विश्लेषण करने का संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन में दिया है संविधान, ऑप्शन बी जनगणना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सर्वेक्षण और ऑप्शन डी जनसंख्या। ठीक है, कह रहा है कि किसी देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके सभी व्यक्तियों से संबंधित जो जनसंख्यिकी आंकड़ा है उसको एकत्रित करना, या उससे आर्थिक रिलेटेड या सामाजिक रिलेटेड ये सब जो आंकड़ा है, सामाजिक यानी कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, ये सब आर्थिक यानी कि आपके पास कितना इनकम है, आय, ये सब का एकत्रित करना। और जब हम लोग किसी एक खासी समय पर ये सब एकत्रित करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग जनगणना कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनगणना। ऑप्शन ए संविधान था, तो संविधान तो हम लोग उसको बोलते हैं जिससे हमारा देश का कानून चलता है। ठीक है, तो संविधान क्या है, कानूनों का संकलन है। जनगणना हम लोग करने का मकसद यही होता है कि टोटल पॉपुलेशन देश का, उनका आर्थिक स्थिति और उनका सामाजिक स्थिति को आकलन किया जाए। तीसरा दिया हुआ राष्ट्रीय सर्वेक्षण। राष्ट्रीय सर्वेक्षण किसी खास उद्देश्य से किया जाता है जब उनको किसी खास चीज के बारे में जानकारी एकत्र करना होता है। ठीक है, और जनसंख्या तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस ऑप्शन का। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो भाग 4A के अनुसार कितने वर्ष तक आयु वाले अपने बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है, यानी कि कितना साल से कितना साल तक के बच्चों को शिक्षा लेना अनिवार्य है। तो भाग 4 में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा लेना काफी अनिवार्य है। यानी कि यहाँ तक को बच्चों को शिक्षा लेना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ तक वो लोग उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि उनके माता पिता या उनका जो कोई संरक्षक हो तो उनको काम पर नहीं लगाया सकता। 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा देना ये अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें तो 23 मई 2023 भारतीय प्रतिस्पर्धा का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का सवाल है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर है रवनीत कौर।
ठीक है, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो यही है। हम लोग 15 से लेकर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें तो निम्न में से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक या गायिका संगीतकार कौन है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक गायिका संगीतकार, ऑप्शन ए आर रहमान, ऑप्शन बी आर डी बर्मन, ऑप्शन सी एम एस सुब्बुलक्ष्मी और ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। किसका सही आंसर होगा? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अगर एम एस सुब्बुलक्ष्मी के कुछ और फैक्ट्स बताएं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहला संगीतकार या गायिका है। दूसरा फैक्ट इसके बारे में ये है कि ये जो हैं वो रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी पाने वाली पहली गायिका या महिला संगीतकार हैं। सॉरी, मतलब संगीतकार, नॉट ओनली महिला, मतलब कि पूरे में सबसे पहले ये गायिका या संगीतकार हैं जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। इसके साथ साथ अगर इनके बारे में तीसरा फैक्ट्स बताएं तो इन्होंने 1966 में यानी 1966 में यूएन के जनरल असेंबली में इन्होंने परफॉर्म किया था और ऐसा परफॉर्मेंस देने वाली ये पहला कोई संगीतकार या गायिका हैं। ठीक है, अब बात आ गया ए आर रहमान का। तो ए आर रहमान के बारे में कुछ खास नहीं है। ए आर रहमान को बस यही है कि एक बार इनको ऑस्कर मिल चुका है स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए और 2 ग्रैमी अवार्ड भी ये प्राप्त कर चुके हैं। आर डी बर्मन साहब से तो सब परिचित होंगे क्योंकि 90s के गानों में ये काफ़ी फेमस गानों का संगीतकार आ चुके हैं। और आर डी बर्मन साहब के तो ऐसा कोई फिल्म फेयर अवार्ड इनको बहुत मिला है। और जाकिर हुसैन का बात करें तो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, तबला प्लेयर हैं और एक बहुत ही इमिनेंट तबला प्लेयर अल्लाह रखा खां का पुत्र हैं जाकिर हुसैन। हाँ, इनको यूएस का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको मिल चुका है और इनके पास 5 ग्रैमी अवार्ड जीतने का इनको गौरव प्राप्त है। 5 ग्रैमी अवार्ड संगीत की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध अवार्ड में से एक है। ठीक है, तो यही है। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर बात करें तो 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन हुआ? इसका ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं था क्योंकि बहुत ही आम तरह का सवाल है। ठीक है, तो योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को कौन आया? नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र ये सब के संबंधों का तथा इसके कैसे विकास हो इसका पूरा चर्चा होती है, इसलिए इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष उनको कहा जाता है कि जो एक पद पे रहने के वजह से दूसरे पद उनको प्राप्त होता है तो उसको पदेन कहा जाता है। तो यानी कि किसी भी नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा, जो प्रेसिडेंट का होगा। इसके साथ साथ अगर इसका हम उपाध्यक्ष का बात करें तो जब ये बना था 1 जनवरी 2015 को, उस समय उपाध्यक्ष इसका हुआ करते थे अरविंद पनघड़िया साहब। उस समय अरविंद पनघड़िया साहब थे। अभी तो शायद सुमन बेरी हैं। और इनका जो पहला जो सीईओ थी वो कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर साहब। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में जो इनका सीईओ है वो है परमेश्वरन करके हैं। ठीक है, अभी जो नीति आयोग का जो सीईओ है। तो इतना ही कुछ है नीति आयोग के बारे में बताने के लिए। और ये बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो योजना आयोग का अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 में हम लोग के बीच में आया और इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसका पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, अभी जो हैं वो हैं सुमन बेरी और पहला जो सीईओ है वो है उनका जो पहला सीईओ है वो है सिंधु श्री खुल्लर और जो अभी है वो है परमेश्वरन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से कब संपूर्ण देश में आयोजित किया गया? जिसका सही आंसर है 1977। यानी कि 1977 में पहली बार देश में
आर्थिक जनगणना की गई। ठीक है, इस जनगणना का खास बात था कि इसमें लक्षद्वीप इंक्लूड नहीं था, इसमें लक्षद्वीप इंक्लूड नहीं था। 1977 में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई। ये कौन करता है? तो सीईओ के द्वारा होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का बात करें तो किस नृत्यक को 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन हटा सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि अखम लक्ष्मी देवी और एलम इंदिरा देवी ये दोनों मणिपुरी डांस करती हैं। जब हम लोग डांस का वीडियो पढ़ रहे होंगे स्टैटिक जीके में, तो उसमें पढ़ रहे होंगे कि अखम लक्ष्मी देवी और एलम इंदिरा देवी ये मणिपुरी डांस के लिए हैं। और अरुणा मोहंती काफी फेमस है क्योंकि उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और स्वरूपा सेन, ये दोनों ओडिसी नृत्य है। तो 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए किसको मिला है? स्वरूपा सेन को, क्योंकि अरुणा मोहंती बहुत फेमस है और बहुत पुरानी वो भी है, नृतक हैं। इनको 2010 में ही शायद मिल गया था, इनको 2010 में मिला है ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, तो स्वरूपा सेन को क्या हुआ कि 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 19 का बात करें तो कौन से मनी सप्लाई का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे। तो मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप, तो सबसे साधारण रूप जो होता है वो M3 को माना गया है, M3 को माना गया है। तो ये सब सप्लाई का वो है, मनी सप्लाई का। M0 बेसिकली आता है कि जितने भी जनता के पास चलन में मुद्रा है वो, प्लस आरबीआई के पास जो बैंक का जो जमा धन राशि है वो, ठीक है, या आरबीआई के पास और कोई राशि हो तो वो सब किस में आता है? M0 में। ठीक है, M1 में क्या आता है कि ये तो बैंक का जो मांग जमा है प्लस जनता के पास, वो दोनों आता है M1 में। M2 में क्या आता है? तो M2 में आता है कि पोस्ट ऑफिस में, यानी कि M1 तो हो ही गया, प्लस पोस्ट ऑफिस में जो जमा राशि है वो आता है। ठीक है, और इसमें M3 में तो M2 M1 प्लस जितना भी बैंक में जमा राशि है, जमा राशि, उसमें मांग राशि था M1 में, इसमें जमा राशि। तो M3 को सबसे साधारण रूप माना गया है मुद्रा आपूर्ति का। और इसका अगर तरलता का बात करें तो सबसे ज्यादा तरलता M0 का होता है, और सबसे कम तरलता, लिक्विडिटी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इकोनॉमिक्स में, M3 का होता है। ठीक है, और M0 और M1 को तो यही है इसके बारे में, मुद्रा आपूर्ति के बारे में। मुद्रा आपूर्ति का डिटेल्स हम लोग इकोनॉमिक्स वाले क्लास में कर रहे होंगे। तो सबसे साधारण रूप जो है वो माना जाता है M3 को। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो जब हम लोग घराने पढ़े हैं उसमें ये पढ़ चुके हैं, ये लखनऊ घराने के थे, लखनऊ घराने के। बेसिकली कथक नृत्य होता भी है, कथक नृत्य का हम लोग बताए थे कथक नृत्य के बारे में। तो इसमें लखनऊ घराना, बनारस घराना का जिक्र है। तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं उनका संबंध लखनऊ घराना से। ठीक है, तो ये आज जीडी का 20/2/2024 का, यानी कि 20 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन जीके जीएस का समाप्त होता है। इतना ही था। ठीक है, अब अगला जो वीडियो आएगा वो मैथ्स पर आएगा, यानी कि 20 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी मैथ्स का सवाल होंगे हम लोग सारे के सारे सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।